अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 16 एंड 17। आज हम पढ़ेंगे जैकोबिस मेथड। दोनों ही लेक्चर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो दोनों का सेम ही कंसेप्ट है और यही एग्जांपल हमें दी गई है। फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय जैकोबिस मेथड। ये जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है और हमने फाइंड क्या करना है, सारी की सारी आइगन वैल्यूज और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट को फाइंड करना है। ये हमारा मेन डायगोनल होता है और इससे जो ऊपर और नीचे वाले जो एंट्रीज हैं ये हमारी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखना है कि मेन डायगोनल के अपर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन सी सबसे बड़ी एंट्री है और लोअर में से देखना है कि कौन सी सबसे बड़ी एंट्री है। सो ऊपर अगर हम देखें तो 2 सबसे बड़ा है और नीचे अगर हम डायगोनल के नीचे देखें तो यहाँ से भी 2 सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब कि इनकी पोजीशन अगर हम देखें, इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ये 2 बड़ा है। और अगर हम लोअर में देखें तो यहाँ पे A31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में ये 2 सबसे बड़ा है। दोनों ही जो है सेम है, तो दोनों को हम 2 के इक्वल कर लेते हैं। अब हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू 2aij ओवर ai माइनस ajj। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो है और जे क्या है, यहाँ पे कॉलम है, तो थर्ड कॉलम है। सो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे aij की जगह 2। फिर नीचे हमारे पास क्या है aii यानी कि i यहाँ पे क्या था, ये वाला 3 और डबल आई का मतलब है कि यहाँ जो i है ना, ये वाला i यहाँ पे 1 है रो की पोजीशन यहाँ पे, और इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे यानी कि a11 यहाँ पे हम लिखेंगे aii यानी कि a11। फिर माइनस a जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को हम यहाँ पे 2 दफ़ा लिखेंगे। अब हमने इनकी पोजीशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिखना है। A11 पोजीशन में यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। इसी तरह A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ये 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। 2 2 ज़रा 4, 1 में से 1 निकालें तो यहाँ आ जाएगा 0। और हमें पता है कि जब भी हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब कि tan 2 थीटा इक्वल आया है इन्फिनिटी के। अब हमें पता है कि tan इन्फाइनाइट कब होता है, जब ये 90 डिग्री पे होता है ना। tan 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जबकि 90 डिग्री पे tan इक्वल होता है इन्फाइनाइट के। 90 डिग्री को रेडियन में लिखें तो वो इक्वल होता है 90 डिग्री इक्वल होता है रेडियन में π/2, ये वाली होती है। तो इन्फाइनाइट की जगह हम π/2 लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो 2 है, ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 साथ क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब कि थीटा इक्वल है π/4 के। ये आपने याद रखना है। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, और ये हमने किस तरह किया ये आपने यहाँ से दोबारा देख लेना है। फिर से हम आगे रिपीट करेंगे, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी जब हम सेकेंड आइट्रेशन करेंगे। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें, जहाँ पे ai या फिर ajj की पोजीशन है, या इन पोजीशन में जो एंट्रीज हैं उनकी जगह हमने उनको रिप्लेस करना है cos थीटा से, ये आपने याद रखना है। और aij और aj की जगह हमने लिखना है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। ये किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो देखना हमने कि जहाँ भी पोजीशन ai है या फिर ajj है, उन दोनों की एंट्रीज को हमने रिप्लेस करना है cos थीटा से। तो पहले हम cos थीटा को पुट कर लेते हैं। कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे ai, ये है हमारे पास ai और ये ajj, इन दोनों की जगह हमने लिखना है cos थीटा। तो ai यहाँ पे क्या है a11। इसका मतलब कि मैट्रिक्स ए में अगर हम देखें तो a11 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे cos थीटा से। दूसरा यहाँ पे है ajj की पोजीशन क्या है a33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट आ रहा है, तो इसको हमने रिप्लेस करना है cos थीटा से। एक हम इसको रिप्लेस करेंगे, एक हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी cos थीटा आ जाएगा। दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जहाँ पे aij है या फिर aij को रिप्लेस करना है माइनस साइन थीटा से और aj को रिप्लेस करना है साइन थीटा से। इसको माइनस साइन थीटा से, इसको प्लस साइन थीटा से। aij पहले देख लेते हैं। ये वाला aij है, इसकी पोजीशन क्या है a31। तो इसका मतलब कि अगर aij की पोजीशन a31 है, a13 है यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, और aij अगर aj हम देखें इसका ऑपोजिट
A1 आ जाएगा। A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पे हम साइन माइनस साइन थीटा पुट करेंगे, और AJI ये जो हमारे पास पोजीशन है A31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हम साइन थीटा पुट करेंगे। यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। डायगोनल में जो एंट्री बचेगी उसको वहाँ पे आपने 1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज हैं उनको सबको 0 कर देना है आपने। अगला स्टेप क्या होगा, इसको हमने इस मैट्रिक्स को हमने इक्वल कर देना है S1, इसको हमने नाम दिया S1 का। फिर आगे हमने क्या करना है कि थीटा की जो वैल्यू पीछे हमने गेट की थी π/4, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें मिली थी इसको अब थीटा की जगह हम लिखेंगे। तो यहाँ पे भी थीटा की जगह आ जाएगा π/4, यहाँ पे भी आ जाएगा π/4, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी। अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। कोस π/4 किसके इक्वल होता है? π/4 को अगर हम डिग्री में देखें तो ये 45 डिग्री बनती है। अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो यहाँ पे 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में देखें तो वो इक्वल होता है π/4 के। जैसे 90 डिग्री इक्वल होता है ना π/2 के, इसी तरह 45 डिग्री इक्वल होता है रेडियन में, उसकी वैल्यू होती है π/। तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 डिग्री पे कोस 1 होता है और 90 डिग्री पे 0 होता है। साइन जो है वो 90 डिग्री पे 1 होता है और 0 डिग्री पे वो 0 होता है। और 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन की भी और कोस की भी। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 1/√2 के, ठीक है। दोनों की वैल्यू ये होती है 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है माइनस साइन π/2, तो साइन π/2 की भी यही वैल्यू होगी 1/√2, तो यहाँ पे साथ आ जाएगा माइनस। फिर इसी तरह साइन π/2 की जगह फिर हम रिप्लेस करेंगे 1/√2, कोस π/2 की जगह 1/√2। S1 हमने मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हमने फर्स्ट रोटेशन करनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसको हमने इक्वल किया है D1 के, फर्स्ट रोटेशन को हमने D1 का नाम दिया है। इसका फॉर्मूला है इक्वल टू S ट्रांसपोज S1 ट्रांसपोज इंटू A इंटू S1 के। जो हमारे यहाँ पे S1 मैट्रिक्स आया है ये वाला, इसको हमने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेना है और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A के साथ, जो पीछे हमें मैट्रिक्स A गिवन है ना क्वेश्चन में, उसके साथ। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है S1 के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये S1 मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। और जब हम ट्रांसपोज लेते हैं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना ये इसके भी इक्वल हो सकता है। यहाँ पे इस तरह इसको डिनोट कर लें या फिर इस तरह कर लें, यानी कि S ट्रांसपोज S1 ट्रांसपोज की जगह यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं S1 इनवर्स, ठीक है। सो इनवर्स हम कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोज ये यहाँ पे सेम ही प्रोसेस होगा, रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, सारी रोज को कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो ये जो दो एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। वो नेगेटिव है तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है इसको हम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A के साथ, तो ये हमारा मैट्रिक्स A है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमने साथ मल्टीप्लाई करना है S1 मैट्रिक्स के साथ, तो ये जो S1 मैट्रिक्स है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई आपने इजीली कर लेना है, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा D1 इक्वल टू 3 2 0 2 3 0 0 0 -1। अब हमने सेकेंड आइटरेशन करनी है, तो उसके लिए भी हम थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, अब हमने न्यू लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट को फाइंड करना है। ये हमारा जो है ये मेन डायगोनल है और इसके ऑफ एंट्रीज हमने देखनी है। इस मेन डायगोनल के ऑफ लार्जेस्ट एंट्री को हमने देखना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस डायगोनल के ऊपर ये सबसे बड़ा एलिमेंट है और नीचे देखें तो ये 2 है। इसकी पोजीशन देखें तो D1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2 है, और दूसरा नीचे ये सबसे बड़ा है, इसकी पोजीशन क्या है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और दोनों सेम एंट्रीज हैं तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे 2 के। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब थीटा फाइंड करना है, वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू डी, वही जो पीछे हमने देखा था कि पहले हम ऊपर लिखते हैं DIJ और नीचे DII माइनस DJJ। IJ यहाँ पे क्या है D1 2, इसको हम कह देते हैं, ठीक है। और DII यहाँ पे क्या है, I यहाँ पे 1 है तो II यानी कि हम 1 को 2 दफ़ा यहाँ लिख देंगे, और DJJ का मतलब क्या है, J यहाँ पे 2 है और JJ यानी कि 2 का हम यहाँ पे 2 दफ़ा लिख देंगे। D1 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2 है तो इसकी जगह आ जाएगा 2,
नीचे D11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, फिर माइनस D सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में 3 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, 3 से कट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा और हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि tan थीटा अगर इनफाइनाइट के इक्वल हो तो हम उसको रेडियन में किस तरह लिखते हैं, π/2, यानी कि 90 डिग्री पे 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे π/2 और यहाँ पे 2 है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। थीटा इक्वल आ चुका है π/4 के। अब सेकंड जब हम रोटेशन करेंगे तो उसमें भी सेम वही हमने काम करना है कि जहाँ पे AII है या फिर AJJ है उनकी एंट्रीज को हमने रिप्लेस कर देना है कोस थीटा से, और AIJ और AJI को इसको माइनस साइन थीटा से, इसको साइन थीटा से हमने रिप्लेस करना है। तो पहले हम देखते हैं AII क्या है। AII यहाँ पे ये है, यानी कि हमने यहाँ पे D का नाम दिया तो DII हम देख लेते हैं ना, तो DII यहाँ पे D11 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 को हम रिप्लेस कर देंगे कोस थीटा से, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। फिर AJJ यहाँ पे क्या है, ये वाला AJJ, तो ये इसकी पोजीशन देखें तो D22 है, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3 है, तो अब इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे कोस थीटा से। अगली कंडीशन क्या है कि जहाँ पे AIJ है, AIJ ये हमारे पास DIJ, ये I है ये J है, तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम माइनस साइन थीटा से, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और दूसरा क्या है AJI, अगर ये AIJ है यानी कि DIJ है तो DJI क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, DJI क्या होगा, J जो है ये पहले आ जाएगा, 2 D21 आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉमन आ रहा है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा से, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद अगला स्टेप जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू क्या आई थी π/4, तो थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे π/4 से, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी π/4 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, cos π/4 इक्वल होता है 1/√2 के, वही जो पीछे हमने देखा यानी कि 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। इसके अलावा डायगोनल में आपने चेक करना है कि जो सा एलिमेंट बचेगा ना उसको 1 से रिप्लेस कर देना है, 1 से कर दिया यहाँ पे रिप्लेस। इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज है उनको 0 कर देना है आपने, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे हमने डायगोनल में 1, यहाँ पे बचा था डायगोनल में एंट्री, इसको 1 कर दिया था, बाकी सबको हमने 0, और यहाँ पे डायगोनल में ये बची एंट्री, इसको हमने 1 कर दिया, बाकी सबको हमने 0 कर दिया। अब ये S2 मैट्रिक्स आ चुका है। फर्स्ट राइटेशन में इसको हमने S1 का नाम दिया था और इसको हमने S2 का नाम दिया इस मैट्रिक्स को। अब सेकेंड राइटेशन के लिए हम सेकेंड वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको हमने यहाँ पे D1 कहा था फर्स्ट राइटेशन को, तो इसको हम D2 कह देते हैं सेकेंड राइटेशन को। तो वही सेम कि सबसे पहले S2 जो है, S2 का हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे D1 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे S2 से। यहाँ पे हमने S1 था हमारे पास तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे S2 को सबसे पहले S2 जो है ये वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये 0 के साथ तो हम कोई साइन नहीं, यहाँ पे अगर नॉन जीरो एंट्रीज होती तो उनके साइन हमने चेंज करने थे, जैसे हमने यहाँ पे इनके साइन चेंज किए थे। अब मल्टीप्लाई करना है D1 के साथ। D1 हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला D1 मैट्रिक्स आया था ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने किससे किया था, मैट्रिक्स A के साथ, ये जो हमें शुरू में मैट्रिक्स दिया गया था, लेकिन फर्स्ट आइटरेशन में हमें फिर ये वाला मैट्रिक्स मिला था D1, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे S2 से इस मैट्रिक्स के साथ, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा D2 मैट्रिक्स 5 0 0 0 1 0 0 0 1। हैंस डायगोनल मैट्रिक्स इज फाउंड आफ्टर 2 आइटरेशन। तो 2 आइटरेशन करने के बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ चुका है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें डायगोनल की सारी एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं, इसके अलावा ऊपर और नीचे जो होती हैं वो सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है कि हमने आइगन वैल्यूज, सारी की सारी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को हमने फाइंड करना है। सो उसको फाइंड करने से पहले हमने जो मैट्रिक्स फाइंड किया है वो डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड किया है। सो आपने तब तक आइटरेशन चलानी है जब तक आपके पास इस तरह डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आ जाता। या तो हमें 2 आइटरेशन के बाद
डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया तो यहाँ पे हमने अपनी आइटरेशन को स्टॉप कर लेना है। तो जैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा आइटरेशन को स्टॉप कर लेना है और अब हमने फाइंड करना है आइगन वैल्यूज़ को और आइगन वेक्टर्स को। अब ये जो डायगोनल में तीनों एंट्रीज है ना 5, 1 और -1, ये तीनों हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं। सो आइगन वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी। अब हमने आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने S1 को मल्टीप्लाई करना है S2 के साथ और उसको हमने इक्वल कर देना है S के साथ। तो S1 क्या है, S1 हमारा ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, ये S1 है और ये हमारे पास S2 है, ये वाला। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/2 -1/2 -1/2 और इस तरह बाकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने S का नाम दिया ना, यहाँ पे इसको इक्वल किया है S के। अब ये जो तीनों कॉलम्स हैं ये तीनों हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। जिस तरह हमने 3 आइगन वैल्यूज को फाइंड किया है, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट आइगन वेक्टर है, सेकंड कॉलम सेकंड आइगन वेक्टर है, थर्ड कॉलम थर्ड आइगन वेक्टर्स है। तो फाइंड हो चुका। यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना था और हमने कौन सा मेथड पढ़ा, जैकोबीज मेथड पढ़ा। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।